नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हमने कल किया था मानव भूगोल, उसकी प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में कि मानव भूगोल क्या है और इसमें किन किन वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल की कुछ परिभाषाएं बताई फ्रेडरिक रेडजेल के द्वारा, कुमारी एलन सैम्पल के द्वारा और वाइडिल डिला ब्लास के द्वारा। आज हम करते हैं मानव भूगोल की प्रकृति कि मानव भूगोल की प्रकृति क्या है। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंध का अध्ययन उनकी परस्पर अन्योन्य क्रियाओं के द्वारा करता है। कि मानव भूगोल किसका अध्ययन करता है? जो हमारा भौतिक पर्यावरण है, हमारा जो प्राकृतिकरण है और जो मानव ने जो अनेकों प्रकार के समाजीकरण बनाए हुए है, उसकी जो संस्कृति है, उसके साथ वह पर्यावरण के साथ, यानी कि मानव अपने अनेकों प्रकार की क्रियाएं करके पर्यावरण के साथ किस प्रकार का अध्ययन करता है, किस प्रकार से उसने अंतर संबंध बनाए हैं एक दूसरे के साथ, उसकी अनेकों प्रकार की जो क्रियाओं हैं उसके द्वारा हम क्या करते हैं, मानव भूगोल का अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण के मूल तत्व हमारे जैसे कि भू आकृतियाँ हैं, मैदान है, पठार हैं या पहाड़ हैं, पर्वत हैं, ऊंचा नीचा पठार हैं, खाई है, गहरे खड्डे हैं, झीलें हैं, नदियाँ हैं, जलवायु हैं, वनस्पति हैं, मृदाएँ हैं, प्राकृतिक वनस्पति हैं, विविध प्राणी जात यानी कि अनेकों प्रकार के जीव जंतु हैं और अनेकों प्रकार के क्या हैं, वनस्पति पाई जाती हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। उनका अध्ययन क्या है, हम भौतिक पर्यावरण के साथ करते हैं। हम उसी प्रकार गृह, गांव, नगर, सड़कें, रेलों का जाल हैं, उद्योग हैं, खेत हैं, पतन हैं, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं और भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्व भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करते हुए मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं। कि वह क्या करता है, अनेकों प्रकार के घर बनाता है, गांव है, आज बड़े बड़े नगर हैं, सड़कें बनाई हैं, रेलों का जाल बिछा हुआ है एक देश के अंदर, उद्योग धंधे देखने को मिलते हैं, हमें खेत और खलिहान देखने को मिलते हैं, वहीं पर हमारी बंदरगाहें, पतन भी हैं। और दैनिक उपयोग में जो आने वाले उसकी जो वस्तुएं हैं, जितने भी उसने अनेकों प्रकार की क्रियाएं करके क्या बनाई हैं, वस्तुओं का निर्माण किया है। और वह क्या करता है, भौतिक संस्कृति यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण के साथ अन्य सभी भौतिक पर्यावरण द्वारा जो प्रदत्त उसके संसाधन हैं, यानी कि भौतिक पर्यावरण से जितने भी उसको संसाधन मिले हैं आज, वह संसाधनों का क्या कर रहा है, ये अपनी तकनीक और बुद्धिमत्ता के कारण प्रयोग करके उनको अपनी आवश्यकताओं के अनुसार क्या कर रहा है, वस्तुएं बना रहा है। और भौतिक पर्यावरण को अपने अनुसार, आवश्यकताओं के अनुसार वह अपने आप को ढाल भी रहा है। गर्मियों में उसने रहना सीख लिया है, सर्दियों में उसने रहना सीख लिया है। उसने अपनी तकनीक और टेक्नोलॉजी के कारण अनेकों प्रकार के ऐसे उपकरण बना लिए हैं कि आज गर्मी सर्दी भी हम क्या कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। उसके अनुसार भौतिक पर्यावरण द्वारा निश्चित सीमाओं के अनुसार अपने आप को भी ढाला है। यानी कि जो हमें भौतिक पर्यावरण से मिल रहा है और मिला है, उसके अनुसार उसने अपनी निश्चित सीमा के अंदर रहते हुए क्या किया है, परिवर्तन किया है। अगर वह सीमा से बाहर हुआ है, अगर उसने ज़्यादा कुछ प्रयोग किया है, तो उसको काफ़ी पर्यावरण को हानि भी पहुंची है और मानव को भी अनेकों प्रकार की हानि भी हुई है। ये है मानव भूगोल की प्रकृति। कि मानव भूगोल की प्रकृति हम इसके मूल तत्वों का ये अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण, कि मानव का प्राकृतिकरण किस प्रकार हुआ है और प्रकृति का मानवीकरण किस प्रकार हुआ है। कि मानव ने प्रकृति के अनुसार किस प्रकार अपने आप को डाला है और प्रकृति ने भी खुद का मानवीकरण किस प्रकार किया है। कि प्रकृति के साथ मानव का अंतर संबंध किस प्रकार के हैं और उसने किस प्रकार से धीरे धीरे अब उसके अनुसार ढलना शुरू किया है। कि जब से मानव ने पृथ्वी पर जन्म लिया है, यानी कि जब से मानव ने पृथ्वी पर जन्म लिया है, तब से वह निरंतर भौतिक पर्यावरण के साथ क्या कर रहा है, अनेकों प्रकार की क्रियाएं कर रहा है, काम कर रहा है। कि वह प्राकृतिक पर्यावरण के साथ अनेकों प्रकार की क्रियाएं करता आया है। मानव प्रौद्योगिकी का विकास करता है। मानव ने आज अनेकों प्रकार की टेक्नोलॉजी और तकनीक का विकास किया है। उसने अपनी तकनीकी और विकास के कारण उद्योग धंधे हैं, हरित क्रांति हैं, या हर एक वस्तु के अंदर उसने अपना विकास किया, प्रगति की है, डेवलपमेंट किया है उसने। वहीं ये कहता है कि प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास का स्तर का सूचक होती है। जहाँ पर सबसे ज़्यादा तकनीक होती है, तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, अनेकों प्रकार की प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है,
वहाँ पर जो मानव रहते हैं, जहाँ मानव समाज, उसका सांस्कृतिकरण और उसका समाजीकरण, और उसने अनेकों प्रकार से अपना जीवन स्तर को ऊंचे बनाने का काम किया है, यानी कि उसने प्रगति की है, धीरे धीरे अपना विकास किया है खुद का। प्रौद्योगिकी का विकास प्राकृतिक नियमों को भलीभांति समझने से हो सकता है कि आज हम प्रकृति के नियमों को हम भलीभांति जब हम समझते हैं तो हम देखते हैं कि वास्तव में मानव ने पर्यावरण के साथ मिलकर ये कार्य किया है। पर्यावरण को देखकर उसने उस प्रकार की क्रियाएं सीखी हैं, अपनी तकनीकी का इस्तेमाल किया है। धीरे धीरे उसने अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के कारण क्या किया है कि अनेकों प्रकार की तकनीक बनाने का काम किया है। वो पहला क्या है, ये कहता है कि घर्षण और ऊष्मा की संकल्पनाओं ने अग्नि की खोज में हमारी सहायता की है। कि एक घर्षण यानी कि एक दो वस्तुओं की रगड़क के कारण जो घर्षण पैदा होता है और ऊष्मा, उससे उसके द्वारा जो ऊष्मा निकलती है, उसने क्या किया है, अग्नि की खोज में हमारी सहायता की है। कि जब आदि मानव ने दो पत्थरों को आपस में रगड़ा था, आपस में उसने दो पत्थरों को टकराने की कोशिश की थी, तब क्या हुआ कि घर्षण और ऊष्मा के कारण एक आग का जन्म हुआ और हमारे यहाँ आग की खोज हुई, जिससे हमने पका हुआ खाना है वो खाना शुरू कर दिया। अनेकों प्रकार की वस्तुएं हैं वो अग्नि से बनानी शुरू कर दी, पहिए का निर्माण हो गया और धीरे धीरे वह जंगलों से निकलकर, यानी कि आदि मानव अपने जंगलों से, गुफाओं से निकलकर गांव और शहरों की तरफ है वो बढ़ने लग गया, बनाना उसने शुरू कर दिया। दूसरा, डीएनए और आनुवंशिकी के रहस्यों की समझ ने हमें अनेकों बीमारियों पर विजय पाने के योग्य बनाया। कि डीएनए और आनुवंशिकी के रहस्यों की उसने जीव जंतुओं के ऊपर, मानव जात के ऊपर अनेकों प्रकार से उसने क्या किया है, रक्त से, ब्लड से डीएनए का टेस्ट वगैरह किए हैं उसने अपनी तकनीक और बुद्धिमत्ता के कारण। उसने आनुवंशिकी यानी कि अनेकों प्रकार के जो आज हम देखने को मिलते हैं, रंग रूप हैं, कद हैं, काठी हैं, मानव शरीर के जो शारीरिक लक्षण हैं उसके किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न हैं, उसने आनुवंशिकी के रहस्यों की समझ में जो अनेकों प्रकार की आज बीमारियां हैं उस पर भी उसने विजय पाई है। ये किसके कारण हुआ है, ये प्रकृति के कारण, यानी कि प्रकृति ने ही उसको समझने की एक दिशा दी है। वायु गति के नियमों ने अधिक गति से चलने वाले वायुयानों के निर्माण में हमारी सहायता की है। कि जब से मानव ने देखा है कि वायु किस प्रकार चल रही है, वायु शांत है, वायु तेज़ हवा, तेज़ स्पीड से चल रही है, तेज़ गति से चल रही है, एक तूफान आ रहा है, आंधी का जन्म हो रहा है, तो उसी प्रकार उसने वायु की गति के नियमों यानी कि वायु किस प्रकार चल रही है और कहाँ से कहाँ पर चल रही है, इनको देखते हुए उसने वायुयान, हेलीकॉप्टर, अनेकों प्रकार के लड़ाकू विमानों की जो तेज़ गति से चलने वाली आज हवाई जहाज़ है उसका निर्माण किया है। यानी कि मानव ने अपना प्राकृतिकरण किया है। मानव ने प्रकृति को देखकर, मानव ने प्रकृति के साथ मिलकर उसके साथ अच्छे अंतर संबंध बना के, अच्छे संबंध बना के उसके अनुसार डालना शुरू किया है। आगे ये कहता है कि प्रौद्योगिकी के विकास से मानवीय क्रियाकलाप पर भौतिक तत्वों का प्रभाव कम होने लगा। यानी कि जैसे जैसे तकनीक बढ़ती गई उसी प्रकार मानवीय क्रियाकलापों पर भौतिक तत्वों का प्रभाव है वो कम होना शुरू हो गया, क्योंकि उसने अनेकों प्रकार से गांव हैं, नगर हैं, वो बसाने शुरू कर दिए, अनेकों प्रकार से परिवहन के साधन बनाने शुरू कर दिए। प्राकृतिक शक्तियों पर मानव का प्रभाव बढ़ने लग गया कि प्राकृतिक शक्तियाँ क्या करने लग गई, ज़्यादा वर्षा है, नदियों के द्वारा बाढ़ हैं, या आंधी तूफान हैं, भूकंप हैं, ज्वालामुखी हैं, इसी प्रकार की क्रियाएं भी साथ के साथ क्या हुई हैं, बढ़नी शुरू हुई हैं। मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल में जब से मानव ने अपनी सभ्यता बसानी शुरू की है, गाँव नगर बसाने शुरू किए हैं, वहाँ से उस समय से ही उसके क्रियाकलापों पर प्रौद्योगिकी के निम्न स्तर पर विकसित थी। यानी कि शुरुआत में धीरे धीरे तकनीकी का विकास हो रहा था, उसके पास बुद्धिमत्ता और ज्ञान है वो आ रहा था, तो और मानवीय क्रियाकलापों पर जो मानव के जो क्रियाकलाप थे उन पर प्राकृतिक तत्वों का प्रभाव है वो अधिक था। यानी कि जितने भी मानवीय जो क्रियाकलाप थे उन पर प्राकृतिक तत्वों का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा था। मानव प्रकृति की सुनता था कि मानव यानी कि प्राचीन काल के अंदर जो आदि मानव था, जो आज का जो आधुनिक मानव नहीं है, उससे काफ़ी साल पहले, यानी कि आज से 1000 या 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले हम बात कर सकते हैं कि जहाँ पर आदि मानव के समय में क्या हुआ था कि
मानव प्रकृति की सुनता था, मानव प्राकृतिक शक्तियाँ मानवीय क्रियाकलापों का मार्गदर्शन करती थी, यानी कि उसको एक प्रकार से एक अच्छा रास्ता दिखाती थी। मानव प्रकृति की सुनता था, उसकी वह पूजा करता था, उसकी आज्ञा का पालन करता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था, उसकी पूजा भी करता था। ये कहता है कि वह प्रकृति से डरता था, यानी कि आज से हजारों साल पहले आदि मानव क्या था कि वह प्रकृति से डरता था। जब बिजली की गड़गड़ाहट होती थी, बादलों की गड़गड़ाहट होती थी या आंधी तूफान का शोर था, तब वह क्या करता था, अपनी गुफाओं में छुप जाता था और छुपने के कारण उसको काफ़ी प्रकार से कठिनाई भी होनी पड़ती थी। लेकिन वह अनेक कठिनाइयों में भी वह प्रकृति से डरता रहता था और वह अनेकों पेड़ पौधे हैं, पीपल है, बरगद है, नीम है या उनकी तुलसी है, अनेकों प्रकार के जो जितने भी पेड़ पौधे थे उनकी वह पूजा करता था, उनकी रक्षा करता था। क्यों? क्योंकि वह प्रकृति से डर रहा था। अतः आदि मानव लगभग पूर्णतः प्राकृतिक पर्यावरण की शक्तियों द्वारा नियंत्रण था, यानी कि आदि मानव लगभग सारी जो प्राकृतिक शक्तियाँ थी उनके द्वारा वह नियंत्रित था, यानी कि उसकी आज्ञा का पालन कर रहा था, उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। अपनी तकनीक और बुद्धिमत्ता के कारण भी वह प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं कर रहा था। ऐसी परिस्थितियाँ जिनमें आदि मानव की अपेक्षा पर्यावरण की शक्तियाँ अधिक ज़्यादा होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं। कि यही पर्यावरण निश्चयवाद होता है कि जहाँ पर प्रकृति मनुष्य के ऊपर क्या होती है, हावी होती है, उसके ऊपर अपना प्रभाव डालती है। जहाँ पर पर्यावरण का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है वहाँ पर पर्यावरण निश्चयवाद कहा जाता है। उसकी शक्तियाँ, पर्यावरण की शक्तियाँ मानव के ऊपर प्रबल होती हैं। कि पर्यावरण निश्चयवाद में क्या है कि प्रकृति के सामने मनुष्य एक क्या है, तुच्छ प्राणी रह जाता है। पर्यावरणीय निश्चयवाद की स्थिति को भारत के ऐसे कई भागों में आज भी देखा जा सकता है जहां पर आदिवासी लोग रहते हैं, जंगलों के अंदर जनजातियों में रहते हैं। इसमें मध्य भारत, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो जंगल का जो इलाका है वहां पर भी इसी प्रकार की आज हम जो पर्यावरण निश्चयवाद है वो देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में हमें मिल सकता है। उड़ीसा है, भारत के उत्तर पूर्वी प्रदेश जो जंगल और पहाड़ों का जो क्षेत्र है वहाँ पर भी इसी प्रकार का प्रभाव है वो प्रकृति का देखा जा सकता है। इन क्षेत्रों में मानव सतत पोषणीय विकास के साथ साथ वह प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से क्या हो रहा है, आज निर्भर रहता है। वह जंगलों से लकड़ियां हैं, फल फूल हैं, लकड़ियां इकट्ठी करता है, जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करता है और अपना जीवन यापन गुजारा कर रहा है। वह स्थानांतरित कृषि का धीरे धीरे प्रयोग करता रहा है। ऐसे समाज में भौतिक पर्यावरण माता प्रकृति का रूप धारण करता है कि वह प्रकृति ही उसकी क्या कहलाती है, एक माँ के रूप में कहलाती है, जो उसको अनेकों प्रकार से संसाधन और जीवन यापन करने के लिए साधन उपलब्ध करवाती है। यही हमारा क्या है, पर्यावरणीय निश्चयवाद है, जहाँ पर पर्यावरण का मानव के ऊपर ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। आगे कहता है कालांतर में, यानी कि समय बीतने के साथ साथ फिर क्या हुआ कि आदि मानव ने जंगलों से निकलना शुरू किया, आग की खोज हुई, पहिए की खोज हुई, धीरे धीरे वह मकान बनाने शुरू कर दिए, अनेकों प्रकार के गांव सभ्यताएं बसनी शुरू हो गई। हड़प्पा सभ्यता है, मोहनजोदड़ो सभ्यता है, माया सभ्यता है, नील सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है। इस प्रकार की सभ्यताएं बसनी शुरू हो गई और अपना उसने धीरे धीरे विकास करना शुरू कर दिया, प्रगति करनी शुरू कर दी। कि क्रियाकलापों का प्रभावित करने वाले शक्तियों को समझना उसने शुरू कर दिया कि किस प्रकार वो शक्तियाँ मानव के ऊपर प्रभाव डाल रही है, उसको समझना उसने शुरू कर दिया। जैसे जैसे सामाजिक और सांस्कृतिक विकास होता गया वैसे वैसे प्रौद्योगिकी में उन्नति भी करती गई। इसके परिणाम स्वरूप मानव अभाव की अवस्था से क्या आ गया, स्वतंत्रता की ओर आ गया। कि मानव के पास पहले अभाव था हर एक वस्तु का, वह कोई भी वस्तु की खोज नहीं कर सकता था, कोई भी वस्तु को इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्योंकि वह प्रकृति से डर रहा था। पर्यावरण निश्चयवाद का प्रभाव ज़्यादा था। लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के साथ उसकी ज्ञान और बुद्धिमत्ता के कारण उसने अपने आप को स्वतंत्र रूप से रखना शुरू कर दिया, अवस्था में की ओर अग्रसर हो गया। कि मानव प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों का अधिक बुद्धिमत्ता से प्रयोग करना शुरू कर दिया। आज मानवीय क्रियाकलापों की छाप है वो
सभी जगह आज दिखाई देती हैं। जैसे कि उसने गांव बना लिए, खेत बना लिए, नगर बना लिए, सड़कें बना ली, रेल बना ली, मेट्रो रेल हैं, वायुयान हैं, अनेकों प्रकार के परिवहन के साधन हैं। कृषि के लिए उसने वेदिकाएँ बनाई हैं, खाने खोदनी शुरू की हैं, बंदरगाहें जैसे बड़े शहर बना दिए हैं, जलमार्ग उसने बना दिए हैं, आंतरिक जलमार्ग है, बाह्य जलमार्ग है, समुद्री जलमार्ग उसने आज खोज कर ली हैं, और वायु मार्गों के द्वारा वह अंतरिक्ष में भी आज चंद्रमा और मंगल ग्रह तक भी पहुंच चुका है। यानी कि आज उसने हर वस्तु को संभव कर दिया, हर वस्तु, हर मौसम को, उसने प्रकृति को अपने अनुसार डालना शुरू कर दिया, उसने हर वस्तु को संभव कर दिया। इसी नाम को क्या कहा गया था? संभववाद कहा गया था। कि ऐसी परिस्थितियाँ जिनमें मानव विकास की संभावनाएं प्रकशित होती हैं संभववाद के नाम से पुकारी जाती हैं। जब मानव प्रकृति और प्रदत्त अवसरों का लाभ उठाता है और अनेकों प्रकार के संसाधनों का अच्छी प्रकार प्रयोग करता है, उसके क्रियाकलापों की छाप प्राकृतिक पर्यावरण पर देखने को पड़ती है। इस परिस्थिति को ही प्रकृति का मानवीकरण कहा जाता है कि प्रकृति ने किस प्रकार अपना मानवीकरण कर लिया है। प्रौद्योगिकी के विकास में बलबूते पर यानी कि तकनीक के विकास से मानव ने आकाश में उड़ने वाले, समुद्र की गहराइयों में जाने वाले और कृषि भूमि को प्राप्त करने वाले अनेकों प्रकार के वनों को भी उसने साफ कर दिया। पर्वतों को उसने संसाधन के रूप में खोज लिया, पर्यटन के लिए प्रयोग करना शुरू कर दिया। प्रतिकूल परिस्थितियों में उसने ध्रुवीय इलाकों तक पहुंचने की क्षमता प्राप्त कर ली, यानी कि जहां पर सारा साल बर्फ़ पड़ी रहती है, एक बर्फ़ की मोटी चादर बिछी रहती है, वहाँ पर भी उसने उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के क्षेत्रों पर भी, अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड जैसे महाद्वीपों पर भी उसने पहुँचना शुरू कर दिया। वहीं ये कहता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में वही प्रकृति ने प्रतिपक्षी तत्वों और उसके प्रकोप का सामना करने में वह सक्षम हो गया। आज उसने कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल के ज़रिए एक अकेले एक बटन के सहारे या फिर माउस को दबाने से पर भी विश्व के किसी भी भाग से आज हम क्या कर सकते हैं? संपर्क कर सकते हैं। यानी कि आज हम सेकंडों में ही अमेरिका जैसे, कनाडा जैसे, इंग्लैंड जैसे दूर दराज देशों में भी हम आसानी से बातचीत, अपने संदेश है वो भेज सकते हैं। थैंक्स, आज के लिए इतना ही। आपके लिए हैव ए नाइस डे। कल करेंगे हम नव निश्चयवाद। ओके।